हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का आपका जो और चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य। हम इसके कुछ भाग बना चुके हैं जिनमें हम बात कर चुके हैं कि मुग़ल है वो मंगोल या फिर तैमूर वंशज, ऐसे अपने आप को तैमूर वंशज जिन्होंने कहलाना पसंद किया है। और हमने देखा कि उनके जो वंश परंपरा के आधार पर राजा नहीं बनाया गया है, सभी जितने पुत्र होते सब में शासन को बांट दिया जाता था। आगे हम देखते हैं कि मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अलग अलग जो साम्राज्य रहे हैं, वंश रहे हैं, उनके साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। वो बातें यहाँ आती हैं। जैसे देखते हैं राजपूतों के साथ संबंध उनकी जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी। यहंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहाँ की अगर माँ की बात करें तो वो राठौर राजकुमारी रही है, मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो राजपूतों के साथ उन्होंने संबंध इस तरह से कायम किए। मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान शुरू किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मतलब जो उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें कई शासकों से स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली थी, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण थे। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, परंतु कई राजपूतों ने विरोध भी किया है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। उनकी जागीर मतलब जो वतन है, जो क्षेत्र था उनका वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत में अनेक शासकों और सरदारों का अपना प्रभाव बढ़ा पाए, क्योंकि उन्होंने अपमानित नहीं किया उन्हें। इस वजह से इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन रहा, क्योंकि जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगज़ेब ने उनका अपमान किया, और अपमान का क्या परिणाम हुआ, वो उनके युद्ध हुए आपस में। मनसबदार और जागीरदारों की अगर हम बात करें, इसमें जो मुग़ल साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए। जैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। तो ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब छोटे छोटे समूहों में उन्हें शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठे जो भी शासक रहे उनके समूहों को शामिल किया गया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब मनसबदार कौन है? जो मुग़लों की सेवा में आने वाले जो भी नौकर हुए हैं वो मनसबदार हैं, की सेवा करने वाले। मनसब शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता था, जो यहाँ बताया गया है, जिन्हें मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, जो कि सेवा के तौर पे आते थे। और मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिनमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए थे। तो मनसबदारों के लिए पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अब जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मतलब उसके जात में जो सदस्यों की संख्या की बात आती है इसके अंदर। मतलब जातों के विषय में अगर मैं बात करूं, जात की श्रेणियां क्या रही हैं। 5000 जात वाले भी जातों का दर्जा 1000 जात वाले भी जातों से ऊंचा था। अकबर के शासन में 19 ऐसे मनसबदार थे जिनमें 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो 79 हो जाती है। वो बातें यहाँ पे हैं। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अगर ज़्यादा उत्तरदायित्व है तो ज़्यादा रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, मतलब उनको चिन्हित करवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, मतलब उनकी जान पहचान के विषय में। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था कि कितने सैनिक उनके पास हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। तो राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में तो भूमि उन्हें मिलती थी, जिन्हें जागीर कहा जाता था, और वे तकरीबन एकताओं के समान थे। परंतु जहाँ बात करें, मनसबदार मुख्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे।
और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। मतलब राजस्व एकत्रित करते हैं वो अधिकार उन्हें दिए गए हैं। वह राजस्व अपने नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जो उनके नौकर रहे हैं, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भागों में सेवारत होते थे, वहाँ सेवाएं देते थे। उन्होंने नौकर निर्धारित किए हुए थे उनकी सेवा के लिए। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। इनका राजस्व मनसबदार के वेतन से तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल जाती है। अकबर के समय में स्थिति अलग थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो राजस्व मिलता था वो कम मिलता था। मनसबदारों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हो गई थी। ज़्यादातर मनसबदारों को नियुक्त किया गया, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो जाती है और जागीरदार जागीर रहने पर कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर लें, क्योंकि उन्हें जो क्या है वेतन तो मिल नहीं रहा था। इसलिए जो क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल करना चाहते थे। अपने शासन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण में रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो किसानों के साथ जो अत्याचार किया गया मनसबदारों के द्वारा। आगे इसमें फिर हम बात करेंगे कि जो जब्त और जो जमींदार रहे हैं उनके विषय में किस तरह से जो व्यवस्थाएं रही हैं।